हमारा। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट जो है हमारे यहाँ वो अंदरूनी है, इंटरनल है। इंडिया के अंदर जो लोग बैठ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वेस्टर्न वर्ल्ड में रेसिज्म और कम्युनिज्म को लेके है, इंडिया के अंदर ये सेक्युलरिज्म और जो कास्ट सिस्टम है उसको लेके कि हम एकदम से डर जाते हैं, हमें कोई इसके बेसिस पे ये ना कहते कि हम रेसिस्ट हैं या कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और हम अपना पॉइंट अगर सही होता है उसको भी नहीं रख पाते। इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा हेट स्प्रेड होती है और कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। आप कुछ भी गलत बोलिए, कुछ भी एंटी नेशनल बोलिए, उससे आप बहुत सारे लोगों को गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस भी करिए और बाद में कह दीजिए कि जी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप हमें रोक नहीं सकते। ये गलत है। सब ये कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है, कोई ये नहीं कहता कि इंस्पायर्ड कहाँ से है। ये इंस्पायर्ड ये रेडिकल इस्लाम से, और ये कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता ना बोलना चाहता है इस बात को। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ब्रिटिश राज अगर इंडिया के अंदर गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जस्टिफाइड नहीं था, तो फिर मुस्लिम रूल यहाँ पे कैसे जस्टिफाइड था, इस बात का कोई जवाब दे दें। हमें सॉफ्ट पावर चाहिए, हमारे को जो है मिलजुल के रहना, मिलजुल के तो रह रहे हैं ना इतने सालों से। इसी चक्कर में तो वहाँ पे 30% से माइनॉरिटीज़ जो है 2% हो गई और इंडिया के अंदर बढ़ के 20% हो गई। यही ऐसे तो मिलजुल के रह रहे हैं ना हम लोग। लेकिन दुश्मन तो अपना रास्ता ढूंढेगा ना हर जगह एक्सप्लॉइट करने का। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ एक खालिस्तानी एलिमेंट्स, अब जाके जब प्रोटेस्ट को इतने दिन हो गए, अब खालिस्तानी एलिमेंट कुछ एक घुस रहे हैं, झंडे लेके आ गए। फार्मर प्रोटेस्ट का शर्जील इमाम से क्या मतलब, और फार्मर प्रोटेस्ट का खालिस्तान से क्या मतलब। लेकिन ये नेगेटिव एलिमेंट्स घुसते हैं। देखिए, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को ना बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है इंडिया में। उसका नतीजा ये हुआ कि आपके पास नॉर्थ में आधा कश्मीर है, वेस्ट में आधा पंजाब है, ईस्ट में आधा बंगाल है, और साउथ में कोई नेबर नहीं है आपका। नहीं तो वहाँ पे भी आप देख लें तो केरला में काफ़ी रेडिकलाइजेशन हो चुका है, और हैदराबाद की आप सिचुएशन जानते। तो जो एजुकेशन को रेडिकलाइजेशन से जोड़ देते हैं ना, एजुकेशन विद रेडिकलाइजेशन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर डिस्ट्रक्शन। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई चलती थी 89 से पहले, उसके बाद कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही है वहाँ पे अब चल रही है इस्लामिक स्टेट की जो है लड़ाई। इस्लामिक स्टेट वो है जो आईसिस वाले बनाना चाहते हैं इराक सीरिया के एरिया में। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आवाज़ हिंद चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो कि रियल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और सबसे ज़्यादा कमाल की बात है कि इसको एड्रेस भी नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा और ये रियलिटी में कितना बड़ा थ्रेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम सबसे पहले सोचते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े एनिमी क्या हैं और इंडिया के सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हैं, तो हम सोचते हैं कि चाइना है हमारा सबसे बड़ा एनिमी, या कुछ हद तक पाकिस्तान जो छोटी मोटी हरकतें करता है एलओसी पे, या फिर छोटे मोटे ब्लास्ट कराता है इंडिया में, वो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारा। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट जो है हमारे यहाँ वो अंदरूनी है, इंटरनल है। इंडिया के अंदर जो लोग बैठ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आए। तो सबसे पहले मैं इस साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर का ये वाला टूल है उसके बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक साइकोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि हम एक तरफ के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका या यूरोप जो है उसको देखें, तो वहाँ पे अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो वहाँ पे एक गिल्ट है रेसिज्म की वजह से। वो लोग एडमिट करते हैं कि उन्होंने पिछली कुछ सेंचुरीज में कॉलोनाइजेशन में ब्रिटेन ने और बाकी जो यूरोपियन पावर्स हैं काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म किया है, काफ़ी ज़्यादा रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया है और काफ़ी गलत काम किए थे। वो ये एडमिट करते हैं, इसलिए उनके अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि हमने रेसिज्म किया है, तो हमें कोई आज, अब हम ऐसे नहीं है, आगे बढ़ चुके हैं, तो आज की डेट में हमें कोई रेसिस्ट ना कहे। अब आप इस साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी बहुत अच्छी है वैसे, लेकिन इसका अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो वहाँ पे अगर कोई आदमी किसी को रेसिस्ट कहते हैं तो सामने वाला इतना ज़्यादा डर के डिफेंसिव हो जाता है, उसको अपने आप को डिफेंड करने लगता है कि कहीं कोई मेरे को रेसिस्ट ना कह दे, चाहे वो सही बात के लिए उसको कोई कह रहा हो या गलत बात के लिए कह रहा हो। जैसे कि आज की डेट में आप ब्लैक लाइव्स मैटर में देखें तो वहाँ पे वाइट्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस इशू को लेकर, रेसिज्म को लेकर, कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एकदम परेशान हो गए कि वो कोई उन्हें रेसिस्ट ना कह दे, एकदम वो डिफेंसिव हो जाते हैं, चाहे सही बात को भी वो डिफेंड नहीं कर पा रहे होते हैं अपनी। तो ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। अब अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया में यही सेम चीज़ सेक्युलरिज्म के बेसिस पे होती है। इंडिया एक धर्म निरपेक्ष देश है, हम हज़ारों सालों से सेक्युलर है। इंडिया वो सोसाइटी है जिसने आज तक हर कल्चर को, हर रिलीजन को वेलकम किया, और हम बाय बर्थ, बाय कल्चर हम इंटरनली सेक्युलर हैं, और हम इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में हमारे कुछ लोग हैं, कुछ दुश्मन कहें क्या साइकी है उनकी, वो इस चीज़ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे हैं।
इंडिया में अगर आज की डेट में कोई भी आदमी को आप नॉन सेक्युलर कहते हैं तो वो इतना ज़्यादा डर के डिफेंसिव हो जाता है ना, वो अगर सच भी बोल रहा होता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है और अपनी चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाता है। जैसे कि आप ले लीजिए राम मंदिर का जो मुद्दा था, उसके अंदर कुछ हिंदू इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते थे, अगर कोई उनसे कहता था कि अनसेक्युलर एक्ट है, ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, तो वो इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं कि वो अपना सही पॉइंट ऑफ व्यू को भी नहीं रख पाते हैं और डर जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वेस्टर्न वर्ल्ड में रेसिज्म और कम्युनिज्म को लेके है, इंडिया के अंदर ये सेक्युलरिज्म और जो कास्ट सिस्टम है उसको लेके, कि हम एकदम से डर जाते हैं, हमें कोई इसके बेसिस पे ये ना कहते कि हम रेसिस्ट हैं या कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और हम अपना पॉइंट अगर सही होता है उसको भी नहीं रख पाते। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज की डेट में जो है इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट यूज़ करते हैं। इस्लामिस्ट जब मैं कहता हूँ तो मैं रिलीजन नहीं कहता, इस्लामिस्ट मैं उनको कहता हूँ जो रेडिकल इस्लाम को यूज़ करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, जैसे कि आईसिस या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये इंडिया के अंदर कुछ भी अपनी बात मनवानी होती है, कुछ भी होता है, एकदम से कह देंगे कि इंडिया सेक्युलर नहीं रहा, ये नहीं रहा, और बाकी सब लोग एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं, अपने आप को बचाने में लग जाते हैं और वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से, सभी लोगों से, कि प्लीज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है कम करें और कभी भी सही बात को एड्रेस करने से ना डरें। ये ना सोचें कि कोई हमें नॉन सेक्युलर कह देगा या हमें रेसिस्ट कह देगा, सही बात को सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि किसी की रिस्पेक्ट ना करें, आप सही बात की रिस्पेक्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन कभी डरे ना बोलने से। इस सब के बाद मैं जिस थ्रेट के बारे में बात करना चाहता हूँ वो बहुत कॉमन है, आप लोग रोज़ देखते होंगे, जो कि है मिस यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब भला ये कैसे होता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देने लग जाते हैं और कुछ देने लग जाते हैं, कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है। लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा हेट स्प्रेड होती है और कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। आप कुछ भी गलत बोलिए, कुछ भी एंटी नेशनल बोलिए, उससे आप बहुत सारे लोगों को गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस भी करिए और बाद में कह दीजिए कि जी ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप हमें रोक नहीं सकते। ये गलत है, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जेएनयू के अंदर आदमी खड़ा होकर कुछ भी कह सकता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और ये सब जस्टिफाइड है। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे देते हैं, फिर सब चुप हो जाते हैं डर के मारे कि कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे दिया, अब हम क्या बोलें। ऐसे ही आप कश्मीर में देखें, पहले 370 हटने से पहले कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे ही शर्जील इमाम रिसेंट इवेंट आप देखें, जो कहता था कि चिकन नेक्स को जो कट करके हम जो है नॉर्थ ईस्ट को चाइना के हवाले कर देंगे, ये इंडिया में दिल्ली के अंदर बैठ के कह रहे हैं कि हम चिकन नेक को काट देंगे और उसको टीआरपी मिल रही है टीवी के ऊपर। तो आप लोगों को एडमिट करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं पे गलत हो रहा है इन चीज़ों के मामले में। ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको कोई ना एडमिट करना चाहता है इन थ्रेट्स को और ना एक्सेप्ट करना चाहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमें एक जो डर आता है ना बोलने का ना, ये सबसे बड़ा एक क्या कहें इंडिया में सिंड्रोम है, क्या है, शुरू से बताया गया है कि जो बाहर से आया है ना वो अच्छा है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर इन्वेडर्स आए, इस्लामिक इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने बहुत अट्रॉसिटीज़ की इंडिया के अंदर, मास कन्वर्जेंस किए, मारे, रेप्स किए, मंदिर तोड़े, हेरिटेज को तबाह किया, डेवलपमेंट को रोका इंडिया की। एंड ऑफ द डे इंडिया में बता दिया जाता है कि नहीं वो बड़े अच्छे लोग थे, वो देखो उर्दू जबान लेके आए इंडिया के अंदर, बिरयानी लेके आए, कितने अच्छे लोग थे। ऐसे ही सेम ब्रिटिशर्स के साथ भी कहा जाता है, कहता है ब्रिटिशर्स ने आके कुछ भी किया हो इंडिया के अंदर, ग्रोथ रोक दी हो, गरीब किया हो, लूट लिया हो, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने हमारे को कोर्ट सूट दिए, टेबल मैनर्स दिए और इंग्लिश बोलनी सिखाई, तो सबको जस्टिफाई हो जाता है। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो हम सोसाइटी के अंदर अपने आप ही एक साइकोलॉजी बनवा देते हैं, खुद क्रिएट कर देते हैं कि बाहर से आके आदमी कुछ भी करे, हमें मारे, काटे, तोड़े, कुछ भी करे, एंड ऑफ द डे हमें एक चीज़ दे दे तो उसके सारे क्राइम जस्टिफाइड है। इसी से हमारे अंदर ये एक आज की डेट में हम कहते हैं ना कि लोगों बच्चे जो हैं एंटी नेशनल हो गए हैं या फिर कुछ हो गए, उनके अंदर यही है कि कुछ भी करके हमारा एमबीए कंप्लीट हो जाए, हमारे को टीआरपी मिल जाए, कुछ भी करेंगे एंटी नेशनल बोलेंगे, बस किसी तरह हमारे को टीआरपी मिल जाए, हमारा एमबीए कंप्लीट हो जाए और प्याज टमाटर सस्ते मिल जाए। ये बेसिक आइडियोलॉजी इंडिया में, चाहे देश बर्बाद हो जाए। अब कुछ लोग इसको नेगेटिव लेंगे, लेकिन ये रियलिटी आप एडमिट करें इस बात को कि आपको हमेशा ये बताया जाता है कि बड़े अच्छे लोग हैं, देखो कितनी मीठी ज़बान है उर्दू। लोग उसके बाद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि देखो ये आदमी तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ये आदमी तो इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा है, ऊपर से इतने अच्छे लोग हैं, सब ऐसे नहीं होते। ये सब गलत चीज़ है। हमेशा जब भी टेररिज्म होती है इंडिया में, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस होकर आया है, पाकिस्तान ने करवाया है।
सब ये कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है, कोई ये नहीं कहता कि इंस्पायर्ड कहाँ से है ये। इंस्पायर्ड ये रेडिकल इस्लाम से, और ये कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता ना बोलना चाहता है इस बात को। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से इंडिया में इस चीज़ को लेके थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिया जाता है इस तरीके के लोगों को। जैसे कि आपको पता है कि 26/11 पाकिस्तान ने करवाया, बॉम्बे में करवाया है, जो कि बॉलीवुड का घर है, जहाँ पे सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया की, वहाँ पे करवाया। लेकिन उसके बाद भी वहाँ के एक्टर्स को बुलाएंगे और फिर कहेंगे ये कि इसके कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं। तो भैया टेररिज्म के भी कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं। आपके अंदर आएगा कीचड़ी अगर आप उन लोगों को एंटरटेन करोगे तो। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे सॉफ्ट पावर है, ये कला है, ये भाई एक चीज़ सुनिए, अगर इन्वेडर आया था, उसने मंदिर तोड़े और अगर आपको अच्छी एक क्या कहते हैं ताजमहल बना के दे दिया तो उससे वो जस्टिफाई नहीं हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि आने दो, इससे कल्चर मिंगल होगा, ये वो, इस चीज़ को एडमिट करने की ज़रूरत है कि आपको क्या ज़रूरत है एंटरटेन करने की। ऊपर से सबसे बड़ी चीज़, हमारे बहुत लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जो मुग़ल रूल था, इस्लामिक रूल था, वो इंडिया में गलत था। देखिए, सब लोग कहेंगे इंडिया में कि ब्रिटिश राज गलत था, उन्हें आज़ादी ली, उन्हें भगाया। सब ये कहेंगे कि ब्रिटिश राज गलत था, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मुग़ल राज गलत था इंडिया में। एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर मुग़ल राज गलत, वो ब्रिटिश राज अगर इंडिया के अंदर गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जस्टिफाइड नहीं था, तो फिर मुस्लिम रूल यहाँ पे कैसे जस्टिफाइड था? इस बात का कोई जवाब दे दे यहाँ पर। नहीं था, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट लेकिन कर नहीं सकते। कोई नहीं कह सकता कि इंडिया के अंदर मुग़ल रूल था या एम्पायर था, वो जस्टिफाइड था। उसके बाद एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी में, खास तौर से, सब में नहीं कहूँगा लेकिन कुछ में है, लेकिन ये कुछ ही बहुत है। वो ये है कि आप कभी भी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, ब्रिटिशर्स को देखेंगे, फ्रेंच को देखेंगे, स्पेनिश को देखेंगे, जो एक तरीके से कॉलोनाइजिंग पावर्स थी पिछली कुछ सेंचुरीज में, उनके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जब वो देखते हैं किसी इंडियन को या किसी ब्लैक को देखते हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि हमने इनको रूल किया, कि हमसे आगे कैसे निकल गए। आज की डेट में अगर आप देखें तो ब्रिटेन में एक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों के अंदर जो रेसिज्म है यहीं से जन्म लेता है कि उनके दिमाग में एक टाइम पे हमने इन लोगों को रूल किया था, ये सब हमारे अंडर थे। सन नेवर सैट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, वो थी मुहावरा, लेकिन अब वो नहीं है। वो इस चीज़ को लेकिन आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि नहीं, हमारे स्लेव है, हमारे सामने थोड़ा दबके रहे, प्रोटोकॉल है। लेकिन इंडिया में लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ब्रिटिश आपको आज की डेट में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाम के साथ ये कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनका रूल गलत था। अभी भी इंडिया के मुस्लिम्स में ये एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मुगल डायनेस्टी तो हमारी थी। सेम पाकिस्तानीज के अंदर भी है कि मुगल डायनेस्टी तो हमारी थी, तो फिर आज की डेट में इंडिया में हमारी सरकार क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं है रूलर इस जगह के। तो ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, जब आप देखते हैं ना कि जो असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और फिर देखो हम क्या करते हैं, और ओवैसी ये कहता है कि हम चले जाएंगे यहाँ से, ताजमहल लेके रह जाएंगे, इनके नंगे पुंगे भगवान वगैरह। तो इस चीज़ से पहली बात तो कोई केस नहीं होता ट्रीजन का, सेडेशन का। साथ ही जब वो ऐसा बोलते हैं ना, तो वो अपने आप को एक लेवल आपसे ऊपर समझते हैं। वो समझते हैं कि हमने रूल किया है, हमने इस ज़मीन को बनाया है, हमारी वजह से यहाँ पर सिविलाइजेशन आई है। नहीं तो वो मानते हैं इससे पहले दुनिया में कुछ था ही नहीं, हमने इनके ऊपर एहसान किया है कि इन लोगों को ताजमहल बना के दिया है, और हमारा रूल, हमारा हक है, हमारी ड्यूटी है इनके ऊपर रूल करना। वो एक साइकोलॉजी है इंडिया में और पाकिस्तान में खास तौर से, वहीं से आती है। वैसे तो यहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ से ये साइकोलॉजी इंडिया में डाली जाती है। इस चीज़ को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे और एड्रेस नहीं करेंगे पब्लिक को, तब तक ना तो आपकी पब्लिक अवेयर होगी, ना आपका देश आगे बढ़ सकता है। हमेशा आप यही कहते रहेंगे कि नहीं, हमें सॉफ्ट पावर चाहिए, हमारे को जो है मिलजुल के रहना। मिलजुल के तो रह रहे हैं ना इतने सालों से। इसी चक्कर में तो वहाँ पे 30% से माइनॉरिटीज़ जो है 2% हो गई, और इंडिया के अंदर बढ़ के 20% हो गई। यही ऐसे तो मिलजुल के रह रहे हैं ना हम लोग। तो इस चीज़ को समझें ज़रा सा। अब ज़रा सी बात कर लेते हैं खालिस्तान की। आप में से बहुत लोगों को पता होगा खालिस्तान क्या है और क्या मूवमेंट है वो। अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब 1971 में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के पाकिस्तान से बांग्लादेश को बनाया, हालांकि इंडिया ने बनाया, मुक्ति वाहिनी की वजह से बन पाया वो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी तशद्दुद की बंगालियों पे, पंजाबियों ने। तो पाकिस्तान के दिल में ख्याल आया कि हमारे को भी इंडिया से एक पार्टीशन करना है, हमें भी इंडिया का। तो उन्होंने एक सोचा हम खालिस्तान बना सकते हैं। तो उन्होंने खालिस्तान की मूवमेंट शुरू की। फिर भिंडरावाला का केस हुआ। खालिस्तान ये थी कि जो इंडियन पंजाब है उसको काट के एक सिख कंट्री बनाया जाए। हालांकि रिलीजन के नाम पे कोई कंट्री बनता नहीं है दुनिया में, सिर्फ 2 ही बने हैं आज तक, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। लेकिन इन लोगों को लगता है कि रिलीजन के नाम पे कंट्रीज चलते हैं, तो इन्होंने सोचा खालिस्तान बनाएंगे। आज तक बना नहीं पाए। खालिस्तान की मूवमेंट ये है,
और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया के पंजाब में और पूरे इंडिया में कोई भी खालिस्तानी नहीं है, यानी कि किसी का मन नहीं है खालिस्तान बनाने का। सारे रहते हैं कनाडा में, यूएस में या फिर यूके में, और कुछ एक ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। ये सारे खालिस्तानी बाहर बैठते हैं और वहाँ से जो है अपने ना इंटरनेट पे तमाशा चलाते हैं कि हमें खालिस्तान बनाना है, जो कि सारा का सारा ISI फंडेड होता है। चाहे पाकिस्तान के अंदर सिखों के ऊपर कितनी तशद्दुद हो जाए, ननकाना को उनके पास है, उन्होंने आज एक गुरु नानक का उन्होंने क्या कहते हैं होली प्लेस थी 6 की, वो तोड़ी लाहौर के अंदर। आज की बात बता रहा हूँ जो है, आज के दिन जो 12 दिसंबर है, आज के दिन रंजीत सिंह की एक स्टैचू भी तोड़ी है उन्होंने लाहौर के अंदर। ये चीज़ कभी एड्रेस नहीं होगी, लेकिन इंडिया में खालिस्तान बनना है वो ज़रूर एड्रेस करेंगे। बहरहाल तो एक ISI फंडेड एक खालिस्तानी मूवमेंट है जो ऐसे चलती है, हालांकि बिल्कुल फेक है। लेकिन अब इसका इन्फ्लुएंस देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट अब आज की डेट में इंडिया में कैसे आ रहा है। इंडिया में सब लोग जानते हैं कि फार्मर्स की प्रोटेस्ट चल रही है दिल्ली में। बहुत अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना आपका डेमोक्रेटिक राइट है, और मैं सारे जो अपने किसान हैं पंजाब के, हरियाणा के, यूपी, बिहार, जहाँ से भी आ रखे हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और आपकी तारीफ़ करूँगा कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक बिना किसी तमाशे के प्रोटेस्ट की, बिना वायलेंस के, बहुत अच्छी बात है, इसलिए ताली बनती है। लेकिन दुश्मन तो अपना रास्ता ढूंढेगा ना हर जगह एक्सप्लॉइट करने का। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ एक खालिस्तानी एलिमेंट्स, अब जाके जब प्रोटेस्ट को इतने दिन हो गए, अब खालिस्तानी एलिमेंट कुछ एक घुस रहे हैं, झंडे लेके आ गए वहाँ पे, कम्युनिस्ट कुछ एक घुस रहे हैं। शर्जील इमाम जो कि कहता था कि मैं इंडिया के टुकड़े करवा दूंगा, JNU में खड़े होकर कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे और चिकन नेक्स को काट देंगे, उसके लिए वो आज की डेट में जेल में है। उसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि उसको छोड़ो। फार्मर प्रोटेस्ट का शर्जील इमाम से क्या मतलब, और फार्मर प्रोटेस्ट का खालिस्तान से क्या मतलब। लेकिन ये नेगेटिव एलिमेंट्स घुसते हैं। अब इस सब का मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट ईयर आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया था पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। लास्ट ईयर उन्होंने आपको ट्रेलर दिखा दिया CAA के टाइम पे कि वो आपके 50 सिटीज़ को जब चाहे बंद करा सकते हैं, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू। इंडिया में ये बात किसी को समझ में तो आती नहीं है, तो हमेशा यही कहते हैं पाकिस्तान बहुत वीक है। लेकिन पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आज तक जितना भी इंडिया में हो रहा है ना रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, वो सब उसी के बेसिस पे हो रहा है, इंटरनेट के बेसिस पे। वहाँ से तो कोई आके यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा है ना, इंटरनेट के थ्रू आ रहा है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और CAA के टाइम पे आपने देखा ही था कि क्या क्या हुआ था। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपके यहाँ कोई फॉल्ट लाइन उन्हें दिखेगी और फार्मर प्रोटेस्ट दिखी, तो उनके दिमाग में आया कि हम खालिस्तान मूवमेंट को यहाँ पे शुरू करवा सकते हैं, तो वो हमेशा ये करेंगे। और कोई सोचता है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, तो एक बात को जान लीजिए, प्रोपोगेंडा उनके खून में बसा हुआ है। जो पाकिस्तान बना है ना, प्रोपोगेंडा के बेसिस पे ही बन पाया था उस टाइम पर। उस टाइम पे एक प्रोपोगेंडा ये चला था 2 नेशन थ्योरी का, कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते। आज की देखिए इंडिया में कितने अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन तब ये चला दिया कि नहीं रह सकते, और उसके चक्कर में एक नया देश बना दिया उन्होंने। इंडिया में ये चीज़ तो कभी बताई नहीं जाएगी ना कि प्रोपोगेंडा के बेसिस पे ना। हालांकि उसके पीछे अलग बैक स्टोरी है कि वो सोवियत यूनियन के और इंडिया के बीच में एक बफर जोन बनाने के लिए उसे बनाया गया था। लेकिन पब्लिक को तो ये स्टोरी पता है कि ये रिलीजियस बेसिस पे बनाया गया था। इंडिया में कभी नहीं बताया जाएगा कि आपका मुल्क का नक्शा असली है क्या। हमेशा ये बताया जाएगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेके आपका अरुणाचल तक इंडिया है। कभी ये नहीं बताया जाएगा कि अफगानिस्तान से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक था आपका कंट्री, जो अब ऐसा रह गया है। ले देखिए इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को ना बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है इंडिया में। उसका नतीजा ये हुआ कि आपके पास नॉर्थ में आधा कश्मीर है, वेस्ट में आधा पंजाब है, ईस्ट में आधा बंगाल है, और साउथ में कोई नेबर नहीं है आपका। नहीं तो वहाँ पे भी आप देख लें तो केरला में काफ़ी रेडिकलाइजेशन हो चुका है, और हैदराबाद की आप सिचुएशन जानते हैं। तो ये सब चीज़ों को ना एडमिट जब तक नहीं करेंगे, और बहुत से लोग समझ जाते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं। भाई कैसी डेमोक्रेसी है अगर आपकी, अगर आप अपने कंट्री में सच नहीं बोल पा रहे डर के मारे, और झूठा आदमी कितना ही बोले वो कुछ नहीं हो सकता उसका। तो इसको हम समझें, और आगे से मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि आप लोग भी कोई वायलेंस पे उतर आएँ और कुछ करें, जो समझदार इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन इस चीज़ को एडमिट करें और समझें कि खतरा है कहाँ पर और हम कहाँ गलत चले जाते हैं, हम किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है। एंड में मैं कहना चाहूँगा कि टीवी वगैरह पे एक मिथ बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया जाता है कि अगर हमारे यहाँ लोग अनपढ़ हैं इसलिए वो लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं, या सेम पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि अनपढ़ हैं इसलिए रेडिकलाइज हो जाते हैं। देखिए एजुकेटेड क्लास जो है मुस्लिम्स के अंदर जो रेडिकलाइज्ड है, सबसे ज़्यादा तबाही वो मचाता है। कोई गांव में बैठा है किसान मुस्लिम, वो कुछ नहीं करता है। ओसामा बिन लादेन पढ़ा लिखा आदमी था। अल जवेरी जो कि तालिबान का हेड है, या अभी उसकी डेथ हो गई, वो डॉक्टर है।
साथ ही बगदादी पढ़ा लिखा आदमी तो उसको अमेरिका ने निपटा दिया। आप कश्मीर में, इंडिया में देखें, रियाज नाइकू जो अभी उसे मारा था कुछ महीना पहले, वो मैथ्स में पीएचडी तो बच्चों को पढ़ाता था। सेम जो बुरहान वानी के साथ भी था। ऐसे ही आपका वो था जो था अफजल गुरु, जिसके लिए नारे लगाते थे जेएनयू में। तो जो एजुकेशन को रेडिकलाइजेशन से जोड़ देते हैं ना, एजुकेशन विद रेडिकलाइजेशन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर डिस्ट्रक्शन। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जितनी भी दुनिया में बॉम्ब बनते हैं ना, वो पढ़ने लिखने के बाद ही बनते हैं। कोई गाँव में बैठा आदमी बम नहीं बना लेता है, या फिर 9/11 करा लेगा, या फिर कोई ना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा जैसे पाकिस्तान ने बनाया है रेडिकलाइजेशन के अपने फितूर के चक्कर में ही। वो सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे होता है। तो एजुकेशन को रेडिकलाइजेशन से कभी लिंक ना करें, पहली बात। दूसरी बात, जो मदरसाज हैं, आप ना कभी भी देखें कि मदरसे में जो मौलवी पढ़ाता है ना, वो सच बोलता है। वो हमेशा ये नहीं बोलेगा कि मैं जाके इसे मार दूंगा उसे मार दूंगा, और चाहता भी तो सच बोल देता है। जो पढ़ा लिखा, जो कहते हैं नॉन मुस्लिम, एक आज की डेट में टर्म आई है, जावेद अख्तर टाइप लोग आ गए हैं, उसके अंदर महेश भट्ट टाइप लोग हैं जो कहते हैं हम एक्स मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, जो भी हैं, ये बहुत डेंजरस कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि किसी भी साइड के नहीं है। ये जहाँ फ़ायदा निकलता है, मुनाफिक लोग हैं, हिपोक्रेट हैं, जहाँ मिलता है वहाँ निकल जाते हैं। देखिए, इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तो उसके अंदर जो एजुकेटेड क्लास था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और मुख्तलिफ तरीके की यूनिवर्सिटीज़ थी, जामिया भी थी, सब थी, उसके अंदर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने चलाई थी मूवमेंट। और जो अमीर मुस्लिम थे, यानी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद था आपका, अवध के नवाब थे, भोपाल के नवाब थे, इन लोगों ने फंड किया था इस चीज़ को। तो ये कभी मत सोचिएगा कि अगर कोई आदमी अमीर है और कोई आदमी पढ़ा लिखा है तो वो रेडिकलाइज नहीं हो सकता। कहते सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज वही होते हैं और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी वही फैलाते हैं। तो ये एक मिथ है जिसको हटाएं अपने दिमाग से और ज़रा आगे बढ़ें इस सब चीज़ों से। अब ज़रा बात कर लेते हैं कश्मीर की। तो अगर हम देखें कश्मीर को, कश्मीर एक खूबसूरत जगह है और हमारे दिल में, हम एक यंग जनरेशन है, अक्सर हम पिक्चरों में देखते हैं बॉलीवुड की शूटिंग हुआ करती थी कश्मीर में और ये सब, लेकिन आज के डेट में कश्मीर की वो सिचुएशन हमें नहीं दिखती है जो हमारे को 80s में 70s में दिखती थी कि कश्मीर की कली शूट हो रही है कश्मीर में। वो आज की डेट में नहीं दिखती हो, मतलब अब तो 370 के बाद ठीक हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हुआ बीच में? तो देखिए, ऐसा हुआ कि 1989 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, वहाँ से उन्हें भगाया गया, लेकिन वो हुआ क्यों ये कोई नहीं पूछता, बस हो गया, ये कोई नहीं बताएगा हुआ क्यों। तो सबसे पहले ये देखें, कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई चलती थी 89 से पहले, उसके बाद कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही है वहाँ पे अब चल रही है इस्लामिक स्टेट की जो है लड़ाई। इस्लामिक स्टेट वो है जो आईसिस वाले बनाना चाहते हैं इराक सीरिया के एरिया में। आप इस बात को समझे, इस्लामिक स्टेट जो होता है जहाँ पे सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा होगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के बेसिस पे होगा, कुरान और शरिया चलेगी, वो कहलाता है एक इस्लामिक स्टेट। वो ये बनाना चाहते थे कश्मीर को। 89 से पहले आप देखें तो JKLF हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही थी कश्मीर की, और ये भी पाकिस्तान ने बनाई थी। लेकिन फिर पाकिस्तान को दिखा कि वो ऐसे कश्मीर को आज़ाद नहीं करा सकते या कश्मीर को जो है कब्जा नहीं कर सकते, हत्या नहीं सकते। उन्होंने फिर सोचा कि उन्हें अपनी डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने सोचा कि हम इसको इस्लामिक स्टेट की तरफ लेके चलें, तब हमें जैसे या तो काट पाए इंडिया से। फिर उन्होंने JKLF को खुद ही ख़त्म कर दिया, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थी, और फिर उन्होंने शुरू की नया तमाशा। नया तमाशा क्या था? आज की डेट में आप जो देखते हैं लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दुख तराने मिल्लत जो कश्मीर में चलती थी, ये सब जो शुरू हुए हैं ना, ये सब आप देखें, एक तो ये कोई कश्मीरी नाम नहीं है और ना ये कश्मीर की लड़ाई के लिए है, ये कश्मीर की फ्रीडम के लिए। ये सब चाहते हैं वहाँ पे इस्लामिक स्टेट बनाना। इस्लामिक स्टेट मतलब नो कश्मीरी, नथिंग, ओनली इस्लाम, योर आइडेंटिटी विल बी रिलीजियस, नथिंग एथनिक, नथिंग रिलीजियस, एनी अदर रिलीजन, नॉन लिंग्विस्टिक, कुछ भी नहीं, ओनली रिलीजियस आइडेंटिटी होती है इस्लामिक स्टेट में। ये वो बनाना चाहते थे कश्मीर को। इस चक्कर में 89 के अंदर जो नरसंहार हुआ ना, वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, एथनिक बेसिस पे नहीं हुआ था। कश्मीर की जो पहले लड़ाई थी वो एथनिक बेसिस पे थी कि हम कश्मीरी अलग हैं। अब जो चल रही है वो हम मुस्लिम हैं, हम अलग हैं। ये जो फ़र्क आया है ना स्ट्रगल के अंदर, और जो तमाशा है सारा वहाँ का, ये अब आया है। तो ये इंडिया में बहुत कम लोगों को बताया जाता है कि चेंज कैसे हो गया नैरेटिव कश्मीर का अचानक में, ये ऐसे हुआ चेंज। दूसरी बात मैं ये पाकिस्तानियों से कहना चाहूँगा कि जो ख्वाब देखते हैं ना कश्मीर के, देखिए कश्मीर का चैप्टर हो चुका है क्लोज हमेशा के लिए। जो इस्लामिक स्टेट ऑफ कश्मीर था और जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके कोफिन में लास्ट नेल ठोक दी गई है, उसके ताबूत में आखिरी कील मार दी गई है 370 हटने के बाद, और वहाँ के लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। जो आपके हुर्रियत वाले थे, जो ये थे गिलानी और मीरवाइज,
ये चले गए, गायब हो गए, ये गए बाहर, इनका हो गया काम खत्म। जो गुपकार गैंग वाले आजकल एक्टिव हो रखे हैं, जो हम चाइना से मदद लेंगे फलाना ढिमकाना, इनका भी कुछ दिन में हो जाएगा, इनको भी अकल आ जाएगी, ये सारे अमेरिका में प्रॉपर्टी, ये भी चले जाएंगे, यहाँ से बोर होगा, अभी इन्हें मज़ा आ रहा है। तो कश्मीर का हो गया चैप्टर खत्म, इसलिए पाकिस्तानी को कहूँगा कि ज़रा सा ना बलूचिस्तान के ऊपर आप ध्यान दें। बलूचिस्तान छोड़िए, आप पंजाब के ऊपर ही ध्यान दें। अगर अभी जो इन्होंने खादिम हुसैन रिजवी को मारा है पंजाब के अंदर, और जो पीडीएम के जलसे हो रहे हैं ना, उसके बाद पाकिस्तान के पंजाब में इतने सालों बाद एक जो है ना हेट स्प्रेड हो रही है आर्मी के लिए। हमेशा आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में होती है, बलूचिस्तान में होती है, सिंध में होती है, चलिए वो समझ में आता है कि उनको सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, पंजाबी को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन इस बार 2021 में 20 में जो शुरू हो गया है ना, ये हो रही है पंजाब के अंदर, और फिर उसके तो आपको रिपरकशंस भुगतने पड़ेंगे। पंजाब जब नाराज़ है तो फिर आर्मी भी डरती है, और वो इस समय डरी हुई भी है, जैसे कि पीडीएम के जलसों में भी वो डरे हुए हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। तो ये सब अभी चलेगा। तो आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोगों ने आज जो मैंने बोला समझा होगा, इस सब को समझिएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप सच मान लीजिए, आप एनालाइज करिए खुद। आप लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, आप लोग समझते हैं ये सब चीज़ें, होशियार हैं, एक से एक पढ़ के रहें। लेकिन इस चीज़ को ना, कुछ चीज़ें टीवी पे नहीं बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें सच भी होती हैं जो नहीं दिखाई जाती टीवी पे। मैं आपको वो बता रहा था, आप खुद एनालाइज करें और खुद समझें और मानें। एंड में आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें। और आवाज़ें हिंद जो है दुनिया के हर कोने में जानी चाहिए, हिंदुस्तान की आवाज़, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।